आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है। टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या है समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, याद है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे, याद है सभी को? चलो एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। इस केस में एक टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या रखा है? बुक रखा है। बुक का मास है m। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। अपने नोटबुक में बनाना है सभी ने, तुरंत बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, बनाओ जल्दी से। सिखाया ना सबको? बन गया डायग्राम? बनाओ जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम। सीखा है ना सभी ने? चलो जल्दी बनाओ। ऐसे ही बना लो, प्री में ट्रायल बनाओगे तो भी चलेगा। जल्दी बनाओ बस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए पूरा नॉर्मली लो। ओम जल्दी डायग्राम। वेदन डायग्राम है तो असल बैंक को बोलना पड़ेगा। ठीक है, देखो इधर पहले फोर्स डायग्राम बनाते हैं। फोर्सेस कहाँ लगेंगे? एक नीचे, ऊपर, एन। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? ये ऐसा, ये एन और ये एम जी और ये हमारा एम एन। सही है, ये हमने सीखा है। अब ये वाला पॉइंट जो है, बॉडी कहाँ पर है? बॉडी तो इतना बड़ा है। एम जी जो है इसका वेट हर जगह लगने वाला है ना? ये फ्लोर को हर जगह पुश कर रहा है नीचे की तरफ। लेकिन हम तो एक ही पॉइंट पे बनाते हैं। जब भी हम न्यूटन का लॉ यूज करते हैं या फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वी टेक अ सिंगल पॉइंट ऑन दैट बॉडी। सही बात है, और उसी पॉइंट का स्टडी करते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है? तो वो पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो पॉइंट है कौन सा, कौन से पॉइंट को हम लोगों को लेना चाहिए। मैंने हर डायग्राम में ये वाला पॉइंट ले लिया है ना? आप देखोगे तो हमारे हर डायग्राम में हमने ये पॉइंट लिया। ये पॉइंट क्यों लिया? ये भी तो ले सकते थे, ये भी तो ले सकते हैं, फिर भी हमने यही पॉइंट लिया। तो कुछ तो लॉजिक होगा, तो उसके पीछे का लॉजिक आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो ही पॉइंट क्यों और वो पॉइंट का क्या नाम है? तो उस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों पड़ी एट द फर्स्ट प्लेस? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। हमारा जो आसपास जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें हो रही है, जो भी वर्ल्ड है हमारा, वो उतना सिंपल और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना हमको दिखता है, ठीक है। अगर उसका फिजिक्स से स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है। उसको सिंपल कैसे कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स मोशंस को आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इसका ये वाला पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ये पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये जो सेंटर ऑफ मास है वो आप सेंटर तो ले लेते हैं, बट उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ वहाँ का कोई भी पॉइंट ले लो तो भी, है ना, इन स्ट्रेट लाइन मोशन। बट जब वो मोशन स्ट्रेट लाइन में ना हो, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और अगर हम रियल बॉडी की बात करें, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर को मैंने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल मोशन से जा रहा है, ठीक है। लेट अस से यहाँ से मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, तो ये जाते वक्त आप उसका जर्नी देखोगे तो जर्नी इज नॉट एग्जैक्टली इन स्ट्रेट लाइन। हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में प्रोजेक्टाइल पाथ में नहीं चल रहा है। लुक एट द मोशन, है ना। इमेजिन करो आपने मिसाइल थ्रो किया, मिसाइल भी फायर करोगे या रॉकेट भी फायर करोगे तो ऐसा तो नहीं ना जाता है बिल्कुल परफेक्ट। ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसे भी जाके गिर सकता है, ऐसे भी जाके ऐसा गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे भी जा सकता है ना, तो नहीं टूटेगा। तो
मोशन देखोगे, स्लो मोशन में देखते हैं यही मोशन अभी जो बताया था, ऐसा मोशन हो रहा है लेटर से। सो इफ यू लुक एट द मोशन, ओवरऑल पाथ ऐसा है, बट इफ यू लुक एट द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल उतना ही सिंपल पाथ फॉलो नहीं कर रहा है। हमने जो इक्वेशन बनाए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो इस बात के लिए बनाए थे। अगर अब आप इस कैप को फोकस करो, कैप पे आपका फोकस फिट करो और कैप का मोशन देखो कैसा हो रहा है। क्या कैप का मोशन उतना सिंपल है? कॉम्प्लेक्स मोशन है ना। तो कैप का मोशन हम लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पाथ से नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने जो भी अब तक पढ़ा वो पॉइंट पार्टिकल्स के लिए फिजिक्स पढ़ा, जबकि रियल लाइफ में हर चीज थोड़ी ना पॉइंट पार्टिकल है। मेरी अगर कार में चला रहा हूँ हाईवे पे, वो पॉइंट पार्टिकल थोड़ी ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें है ना। फिर वैसे ही ये रोटेशनल मोशन में ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल नहीं है। बट अब जरा ध्यान से देखना इस पूरे मोशन में कौन सा वो पार्टिकल है जो बिल्कुल ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, वो सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हमने सेंटर ऑफ मास का स्टडी कर लिया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास जो है वो ऐसे सिंपल मोशन फॉलो करता है, ठीक है। और अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाए, इमेजिन करो आप यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब आप जब यहाँ बैठे तो आप किसको देख सकते हो? आप सिर्फ इसको देख सकते हो। इमेजिन करो इसका मोशन आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, तो आपके लिए मोशन कैसा हो रहा है? आपके लिए ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ये कैप क्या कर रहा है? आप यहाँ बैठे हो, कैप क्या कर रहा है? आपके आसपास घूम रहा है। सो जब आप सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो इसका मोशन कैसा लग रहा है? रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन का हम लोग स्टडी कर चुके हैं, है ना, या फिर 12th में करने वाला है एक्चुअली। रोटेशनल मोशन को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, फिर ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन को भी पढ़ सकते हैं। तो हम दो अलग अलग मोशन को सेपरेट पढ़ चुके हैं या पढ़ सकते हैं आसानी से, और फिर ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो सेंटर ऑफ मास ये करता है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को आसान करता है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल देखो, आप मेरी गो राउंड में बैठे हो, ठीक है। तो मेरी गो राउंड में आप देखोगे तो आपका मोशन सर्कल में चल रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरी गो राउंड के बीचों बीच उसका जो एक्सेल है वहां पर बैठ जाओ, वो सेंटर ऑफ मास है, वहां पर बैठ जाओ, और आपका फ्रेंड उस मेरी गो राउंड के कॉर्नर पे किसी घोड़े पे बैठा हुआ है और आप उस घोड़े को देख रहे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा सिस्टम घूम रहा है, ठीक है। अगर एज ए ऑब्जर्वर आप उस सिस्टम के बाहर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? ये मेरा थंब देखो, थंब कैसा मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन सर्कल। बट मेरे लिए ये तो ऐसा सामने ही है, मेरे लिए तो ये रेस्ट पे है, तो मोशन चेंज हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मोशन सिंपल हो जाता है। मैं यूज कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। सपोज इफ यू हैव a coordinate system, xy coordinate system with that, and let us define center of mass for two particles. पहले सिंपल से शुरू करते हैं, फिर डिफिकल्ट में जाएंगे। दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का सिस्टम है, मतलब दो पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं किसी तो कॉम्प्लिकेटेड मोशन में, उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो लेट अस से दिस इज माय पार्टिकल ऑफ मास m1, दिस इज माय पार्टिकल ऑफ मास m1 which is located at position vector r1। किसी भी पार्टिकल का पोजीशन हम लोग किससे बताते हैं? पोजीशन वेक्टर से। ये पता है हमको, पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? पार्टिकल का पोजीशन बताता है एट अ गिवन टाइम। तो किसी एक समय पे हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ओवर द टाइम ये चेंज हो सकता है। दूसरा कोई तो पार्टिकल है मेरा यहाँ पर, जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, मास है m2, ठीक है। अब इन दोनों पार्टिकल्स को का मोशन मुझे बताना है और उसको सिंपल करके बताना है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पर जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCOM will be position of center of mass which is this point, let us say this point is center of mass, COM मतलब center of mass। तो इसका फॉर्मूला है m1 टाइम्स r1 वेक्टर प्लस m2 टाइम्स r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब ये डायरेक्ट आपको डिफाइन किया है, कहाँ से है कोई लॉजिक नहीं, सीधा सीधा इसको डिफाइन किया, ठीक है। इसको डिफाइन करने से आगे की चीजें आसान होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिख लो, डायग्राम बना है। अब देखो यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन चूज करता है?
हम लोग, तो हमें फ्रीडम है, हम एक्स वाई ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ले सकते हैं। जनरल केस कौन सा है? एक्स वाई जेड का। स्पेस में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट घूम सकता है। सो लेट अस टेक एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया तो इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास एक्सिस सिस्टम है तो आप किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हो? एक्स वाई जेड से। तो इसका लिखेंगे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लें? x2 y2 z2, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे x सेंटर ऑफ मास x cm, y cm या फिर cm भी लिख सकते हो, एंड z cm। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। तो इसी इक्वेशन को आप कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे देखो, r1 वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं बताओ? पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? r1 वेक्टर को लिखना है x y z में, कैसे लिखेंगे? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। किसी भी पार्टिकल की आपके पास कोऑर्डिनेट है तो आप उसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिख सकते हो। जो भी कोऑर्डिनेट, लेट अस से 2 3 4 है तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। किसी भी पार्टिकल का किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। r2 बताओ, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। r सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? x cm i कैप y cm j कैप z cm k कैप। सही है। अगर मैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दूं तो देखो क्या बनता है, x cm i कैप प्लस y cm j कैप प्लस z cm k कैप। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। इक्वल टू क्योंकि बड़ा इक्वेशन है मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ, ये बोर्ड में आएगा नहीं पूरा इक्वेशन, तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ m1, थोड़ा फॉन्ट साइज भी छोटा करना पड़ेगा। r1 वेक्टर मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई कर दूं कि m1 r1 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दूं, m1 x1 i कैप प्लस m1 y1 j कैप प्लस m1 z1 k कैप। ठीक है, m1 r1 वेक्टर हो गया प्लस m2 r2 वेक्टर बताओ, m2 x2 i कैप m2 y2 j कैप m2 z2 k कैप अपॉन क्या आएगा? m1 का सिंपल इसको नहीं करना है। i वाले टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, हाँ या नहीं? i वाली टर्म्स को ऐड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो ऐड कर देते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 और कॉमन क्या आ गया? i कैप, और ये डिनोमिनेटर भी सेपरेट ले लो, कर सकते हैं ना ऐसा? प्लस i के साथ हो गया, j के साथ भी करते हैं, m1 y1 m2 y2 j कैप m1 प्लस m2। सिमिलरली m3 m क्या है? m1 z1 प्लस m2 z2 k कैप अपॉन m1 प्लस m2। इस तरफ लेफ्ट साइड क्या है? ये राइट साइड ये है। अगर मेरे दो वेक्टर्स इक्वल है तो उसके i वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे? सेम। j वाले कंपोनेंट, k वाले कंपोनेंट, मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। कितने इक्वेशंस बने? लिख लेते हैं। x सेंटर ऑफ मास क्या बना? x ये भी लिखो, x सेंटर ऑफ मास क्या बना? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों तरफ का i कट हो चुका है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन, और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? z सेंटर ऑफ मास विल बी m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है क्या? तो
देखो हमने सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए किया, अब इसको क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। सेम डेफिनेशन आप n पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हो। सो फॉर n पार्टिकल्स क्या करोगे, देखो फॉर n पार्टिकल्स, आपके पास n पार्टिकल्स है, इसी फॉर्मूला को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, इसको करो या इसको करो, बात एक ही है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, r सेंटर ऑफ मास विल बी, यहां पर m1 r1 m2 r2 है तो उसको लिखेंगे समेशन mi ri वेक्टर अपॉन मास m1 m2 m3, ये क्या है, टोटल मास है, डिवाइड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला हो गया n पार्टिकल्स के लिए। समेशन में बहुत सारे पार्टिकल तो इसको बस 3 पार्टिकल तो प्लस m3 x3, यहाँ पर m4 m3 और y3, यहाँ पर m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। n पार्टिकल से तो बस ऐड करते जाओ, सिंपल है, एक्सटेंड करते जाओ इसी को n पार्टिकल्स के लिए। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर पार्टिकल्स काउंट नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन आएगा। सो इंटीग्रेशन में कैसे लिखेंगे, r सेंटर ऑफ मास, अगर इंटीग्रेशन में लिखना है तो 1 बाय कैपिटल M टोटल मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, इंटीग्रेशन ऑफ r वेक्टर dm, r वेक्टर और मास की जगह छोटे छोटे मासेस dm। तो यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में ऐसे लिखेंगे। और ये क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी है रिजिड बॉडी के लिए। जैसे कि मैंने ये डस्टर दे दिया तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, मिलियंस बिलियंस, उससे भी ज्यादा, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे ऐसे केसेस में। यूनिफॉर्म बॉडी के लिए इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिख लो। तो ये हमने एक ही फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूले बनाए। इतना सारा मैंने दे दिया बोर्ड भर के, याद क्या रखोगे, तो जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, कितने फॉर्मूले, थोड़ा दिमाग लगाओ। x सेंटर ऑफ मास है m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी को अगर 3 पार्टिकल होंगे तो प्लस m3 x3, 4 होंगे तो प्लस m4 x4 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। जितने पार्टिकल्स है उसको एक्सटेंड करते जाओ, मतलब ये टोटल मास है सिस्टम का, सही है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जरा देखो सेम है क्या, अपॉन में टोटल मास है, ये mi(x) है, तो ये सारे फॉर्मूलों का ये नहीं छोड़ा है, एक फॉर्मूला याद रखो, ये सब कुछ आ गया, ठीक है। r वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर में x y z तीनों कंपोनेंट मिक्स है ना। तो जब आप ये इसको याद रख लोगे तो ये सारे फॉर्मूले उसी के अंदर आ गए। और अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स नहीं है, इफ यू कैन नॉट काउंट द पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये रॉड में कितने पार्टिकल्स है, नहीं काउंट कर सकते, बट सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है इस रॉड का, हमें पता है कौन सा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास इस रॉड का, कौन से पॉइंट पे बैलेंस करेगा, बीच वाले या थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, क्योंकि कैप का ज्यादा, हाँ कैप का वजन थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ है, सेंटर में है, थोड़ा साइड में है। और पता है आपको सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी बैलेंस करेगी। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट नहीं है जहाँ बॉडी बैलेंस करती है, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बट अर्थ पे ऑर्डिनरी साइज के ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है, एंड इसलिए ये बॉडी बैलेंस करती है। सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये कैलकुलेशन से जो आएगा दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलो अभी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास जो है फॉर्मूला तो निकल गया यहाँ पर, ये वाला। अब एग्जांपल करके देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है ना। सो लेट अस टेक 2 पार्टिकल सिस्टम। चलो सो लेट अस डू वन न्यूमेरिकल एग्जांपल। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर ऑफ मास of 2 solid spheres of mass 20 kilogram and 10 kilogram from heavier object.
assume size of sphere is negligible. ठीक है, चलो बातें नहीं, ये क्वेश्चन करना है हमें, टिपिकल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बातें नहीं। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ मास 20 kg एंड 10 kg। यहाँ पर सेपरेशन रहेगा, सेपरेशन इज 10 मीटर, सेपरेशन इज 10 मीटर। सेपरेशन कितना है? 10 मीटर का है। तो एक 20 किलो का बॉल है, एक 10 किलो का बॉल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ से निकालना है? फ्रॉम हेवियर ऑब्जेक्ट। 20 किलो से कितना दूरी पे सेंटर ऑफ मास है ये निकालना है। ऑब्वियसली 20 किलो के नजदीक आएगा, ये हमको पता है। हेवियर ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, अभी एग्जांपल देखा हमने, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं, चलो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया है, ठीक है। कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल्स है। 2 पार्टिकल्स के लिए कितने एक्सिस से काम बन जाएगा? एक एक्सिस चाहिए, 2 एक्सिस चाहिए, 3 एक्सिस चाहिए? एक एक्सिस से काम बनेगा या नहीं बनेगा? 2 पार्टिकल है ना, एक एक्सिस पे रख दो ना, चलेगा ना। 2 और 3 की जरूरत नहीं है, एक से काम बन रहा है। इसको एक्स एक्सिस पे रख दो और उसमें से एक को कहाँ रख दो? ओरिजिन पे। क्यों रख सकते हैं? हमारा चॉइस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फायदा क्या होता है ऐसा करने का? कैलकुलेशन आसान होता है। एक पार्टिकल को जब ओरिजिन पे रख दोगे तो जब आपका m1 x1 आएगा तो x1 की वैल्यू 0 आएगी, तो कैलकुलेशन सिंपल होगा। इसलिए हम एक को कहाँ रख देंगे? ओरिजिन पे। किसको रख देंगे? 20 किलो का रख दो। क्यों? डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? 20 किलो से निकालना है, तो उसको रख दो ओरिजिन पे, ठीक है। और 10 किलो कहाँ पर है? दूसरी तरफ। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? बातें मत करो, शुभ। कितनी बार बोला है तुम लोग को? तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है। 20 किलो वेदन, 10 किलो, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 10 मीटर। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा अंदाजे से। सो लेट अस से यहाँ से यहाँ x सेंटर ऑफ मास है जो हमें निकालना है, सही है। सो x सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि ये x एक्सिस पे 2 पार्टिकल है, x एक्सिस पे रखेंगे काम हो जाएगा, है ना। सो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? xm इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। m1 कितना है? इसका m1 ले लो, इसका m2 ले लो। m1 कितना है? m1 कितना है? m2 x1 कितना है? 0, ओरिजिन पे रखा है 0। m2 कितना है? x2 कितना है? इसका कोऑर्डिनेट बताओ ना, 10 है ना। ओरिजिन से 10 मीटर में रखा हुआ है तो x2 10 है अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो रहा है? 100/10/3 मीटर, मतलब कितना? 3.33 मीटर। अब ट्रिक सुनो, ये तो पढ़ा लिया ना, अब इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन को, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं। ट्रिक ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊंगा। हाँ, अरे नहीं रब कर रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो, ट्रिक बता रहा हूँ, लिखो मत, रुक जाओ सभी लोग, लिखो मत, एक ही बार बताऊंगा, ट्रिक सुनो। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है 2 पार्टिकल सिस्टम है, कब ट्रिक यूज करना वो भी सुन लो। 2 पार्टिकल सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन किसी तो एक पार्टिकल से ढूंढना है। इस पार्टिकल से अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढना है, x सेंटर ऑफ मास यहाँ से ढूंढना है, तो ये मास इनटू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। क्या बोला मैंने? ये मास यहाँ से डिस्टेंस ढूंढना है ना, हेवियर से ढूंढना है तो लाइटर मास जो भी है मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। चेक करो, ये वाले स्टेप चेक करो। ये वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस मतलब 10 into 10 कितना? 100 अपॉन टोटल मास कितना? 30। 100/30 कितना हो रहा है? आ रहा है। ओरली कर सकते हैं, 10 सेकंड में हो जाएगा। नक्की
ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, 10 सेकंड में करना है सभी को। मतलब पेन हाल उठाए बिना सॉल्व करना है, दिमाग से करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सेम क्वेश्चन आपको पूछा है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ से बताओ। हेवियर ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटर मास से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ये डिस्टेंस बताओ। 5 मीटर ये डिस्टेंस हो गया ना, 5 मीटर कितना? 6.66। क्या करना है, पहले टेक्निक सुन लो, फिर एक और फालतू वाला टेक्निक बताऊंगा। पहले रियल टेक्निक सुन लो। क्या है, इधर से डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, 20 into 10 upon 30। 20 into 10 कितना, 200। 200 upon 30 कितना, 6.66। ठीक है। अब फालतू वाला टेक्निक सुनो, ये हमने कैलकुलेट किया था। ये अगर 3.33 का ये कितना होगा, ठीक है। वो टेक्निक इधर चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए, जनरल नॉलेज भी तो आता है ना। हाँ, जिसको ये मेरा ट्रिक नहीं समझ में आया ना, वो डूब के मर जाए, क्योंकि उससे ज्यादा मैं तुम्हारा आईक्यू नहीं बढ़ा सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। मास ऑफ सन इज कितना, गूगल करो, मेरे को याद नहीं, चेक करो। ये 35 36 कितना है मास ऑफ सन, देखो गूगल करो जल्दी से। 10 कितना है, 30। मास ऑफ अर्थ मुझे पता है, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, गूगल करो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन मतलब 10⁻6। माइल्स नहीं, किलोमीटर में, किलोमीटर में कितना, मिलियन है ना, 149 मिलियन। तो 150 करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, राउंडिंग ऑफ किया, इसको और इसको। ये 5 पॉइंट समथिंग है, 5.9 समथिंग है, ये 1.96 है, ये 140। राउंड ऑफ कर दिया। कैलकुलेशन अपने कंसेप्ट सीखना है, कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है। अब फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सन। ये आपका क्वेश्चन है, करो। कैसे करोगे, दो पार्टिकल सिस्टम है, हाँ या नहीं। सन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बट डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला अभी जो यूज किया था। सन इधर रखोगे और इधर रखोगे, सन से डिस्टेंस निकालना है। करो जल्दी से। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अब तुम्हारा सॉल्विंग रोक दो, यहाँ ध्यान दो सभी लोग। ठीक है, साथ में कर रहे हैं। देखो सन है, हमें पता है सन बहुत बड़ा है, सही बात है, पता है सबको सन बहुत बड़ा है, अर्थ उसके सामने बहुत छोटी है। ठीक है, फिर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, फिर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, सेंटर ऑफ मास, मास की बात करें तो मास ऑफ सन कितना है, 10⁻30। मास ऑफ अर्थ है 10⁻24। मतलब मास के हिसाब से भी देखोगे तो सन कितना ज्यादा, 10⁻6 टाइम्स ज्यादा हेवियर, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन अर्थ के बराबर एक सन का मास है। तो सन काफी हेवी है, तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली सन के सेंटर के आसपास यहाँ कहीं तो आएगा। ये हमारे लॉजिक से, कैलकुलेशन से निकालना है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालना है। लेटर से यहाँ कहीं तो सेंटर ऑफ मास बन रहा है, यहाँ बन रहा है लेटर से, दिस इज लेटर से एक्स सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, यहाँ से अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये मास कितना था, ये मास कितना था, ये मास इनटू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 150 into 10⁻6।
अपॉन टोटल मास कितना है 2 into 10 raised to 30 6 into 10 raised to 24। अच्छा अब मुझे समझ गया तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हो। अब तुम्हारी गलती देखो कहाँ हो रही है वो मैं बताता हूँ। तुम लोग इधर गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोगों की गलती यहाँ हो रही है। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ जिसने गलती की है उन्होंने यहाँ गलती की है। सुनो सुनो बात सुनो ओ आजोबा लक्ष वेदन अरे इकडे म्हटलं ना लक्ष 2 into 10 raised to 30 6 into 10 raised to 24 10 के पावर बराबर नहीं है तो ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे ऐड करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। मैथमेटिक्स कैसे करते हैं इसका। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखो। पहले ये एडिशन दिखा देता हूँ बाद में तो वो कैलकुलेशन है। ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेंगे। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 6 into 15 150 900 है ना। हाँ और 10 रेज़ टू हो जाएगा 24 प्लस 6 30 सही है क्या। यस सर। अब नीचे का कैलकुलेशन करना बचा हुआ है। इसको कैसे करना है वो देखो 2 into 10 रेज़ टू 30 प्लस 6 into 10 रेज़ टू 24 10 के पावर सेम नहीं है डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। पहला स्टेप इसके 10 के पावर को सेम करना। कैसे करेंगे सुनो 24 है अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा डाला है तो इसको बैलेंस करने के लिए 10 रेज़ टू माइनस 6 भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा देखो सो दिस इज इक्वल टू 2 into 10 रेज़ टू 30 इसको कुछ नहीं किया प्लस 6 into 10 रेज़ टू माइनस 6 जो है इसका एक ग्रुप बनाया और इंटू 10 रेज़ टू कितना ही है 30 है। इसको मुझे डेसिमल पॉइंट में लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 into 10 रेज़ टू 30 प्लस ये वाला हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 और ये 6 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू माइनस 6 इंटू 10 रेज़ टू 30 दोनों में से 10 रेज़ टू 30 को कॉमन ले लो तो 10 रेज़ टू 30 अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 0.000006 तो ये मैं लिख लेता हूँ। इसका एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 2.000 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 रेज़ टू 30 ठीक है। ये स्टेप समझ में आया। ये कट गया सो 900 डिवाइड बाय 2.0000006 1 2 3 4 5 6 डिवीजन कर लो कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा किलोमीटर में अब कैलकुलेटर से डिवीजन कर सकते। अब 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा दिमाग यूज करते रुक जाओ थोड़ा दिमाग यूज करते कैलकुलेटर नहीं यूज करते रुको दिमाग यूज करो। 900 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा और 900 डिवाइड बाय 2.00006 भी 450 के आसपास ही आएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 450 किलोमीटर आंसर आएगा। आपने को पता है ना 2 और 2 पॉइंट कितना फर्क है डिवीजन करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने बड़े डिस्टेंस है सो आंसर ये आ गया। अब ये कितना डिस्टेंस है 450 किलोमीटर समझा। सन का डायमीटर ढूंढो गूगल से गूगल को बोलो सन का डायमीटर कितना है गूगल को पूछो गूगल सन का डायमीटर कितना है सन का डायमीटर कितना किलोमीटर है 3927 किलोमीटर। सो ये हो गया 13927 ये आगे के डिजिट्स अपने को नहीं पता तो मैं 0 लिख रहा हूँ किलोमीटर। ये सन का साइज है कितना है 1392700 किलोमीटर 1 2 3 4 5 हाँ इतना बड़ा सन है और ये 450 किलोमीटर है। कौन सा नंबर बड़ा है ये बड़ा है ये बहुत छोटा है तो ये मैंने कहाँ दिखाना चाहिए यहाँ के तो ये 450 किलोमीटर और ये कितना है
1329 सॉरी 1392 डायमीटर कितना है? तो उसका आधा कर लो ना, आधा करोगे तो कितना आ रहा है? आधा कर लो, 140 का आधा करोगे तो 70 आएगा, 70 के करीब आएगा, मतलब 0.7 कुछ आएगा। डिवाइड बाय 2 कर लो कितना? 69.5 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। हाँ ठीक है, कितना ये? 6,96,000 अप्रोक्सीमेटली, 6,96,000 किलोमीटर का रेडियस है और उसमें से डिस्टेंस कितना? 450 किलोमीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास किसके करीब है? सन के सेंटर के बिल्कुल करीब है। अगर सन इतना बड़ा बनाएंगे तो सेंटर के बिल्कुल एकदम पास में। इसीलिए सन और अर्थ, जब सन और अर्थ सिस्टम एक दूसरे के आसपास घूम रहा है, रियलिटी में जब दो सिस्टम घूमता है तो वो एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के आसपास घूमता है, बट सन का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर के ही नजदीक है। तो जब अर्थ सन के आसपास घूमता है तो सन ये करता है, ऐसा मोशन, इसको बोलते हैं वॉबलिंग। तो सन वॉबल करता है। और सिर्फ अर्थ नहीं है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम का भी मास कैलकुलेट कर लोगे तो सन के मास से बहुत छोटा है। एंड दैट्स व्हाई ओवर द इयर्स सन जो है वो ऐसे वॉबल करता है, स्पेस में अपनी जगह से हिलता है। अगर जो सोलर सिस्टम है उसका मास और सन का मास कंपेरेबल होता तो ऐसे घूमते दोनों, इस तरह से। सपोज ये सन है, ये दूसरा स्टार है, और अगर दोनों का मास कंपेरेबल है, कंपेरेबल मतलब 10 के पावर्स कंपेरेबल है, 30 और 31 या 29 30 ऐसे रेंज में, तो ये ऐसे घूमते हैं इस तरह से। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं। बट अब क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में एक ऑब्जेक्ट बहुत हेवी है, एक बहुत छोटा है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट छोटे हैं। तो सन ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हो कि सन मूव ही नहीं कर रहा है, या फिर वो वॉबल कर रहा है ना, वो अपनी जगह पे ऐसे हिल रहा है बस। अब यहाँ पर देखोगे ये बॉडी में मास हर जगह एक जैसा है, तो जब ये घूमेगी तो ये कहाँ घूम रही है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है। अगर इसी सिस्टम को ऐसा बना दे कि यहाँ पर बहुत हेवी ऑब्जेक्ट ले लें और यहाँ पर बहुत हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये जब इसको घुमाओगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये उस हेवी ऑब्जेक्ट के आसपास घूमेगा। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट एक तरफ लगा दो किसी रॉड के, दूसरे तरफ कुछ मत लगाओ, मतलब रॉड का खुद का वेट होगा वो दूसरे एंड पे होगा। ठीक है, और उस केस में उसको घुमाओ, यू विल नोटिस कि वो एक एंड से घूमता है। ये आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो? बॉटल में पानी की जगह कोई हेवी ऑब्जेक्ट कर दो, हेवी ऑब्जेक्ट डाल दो और इसको घुमाओ। ठीक है, इस केस में पानी है, हेवी ऑब्जेक्ट चिपका दो इधर नीचे और फिर घुमाओ। यू विल नोटिस कि ये ऐसे घूमेगा, लाइक दिस। इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑलमोस्ट रेस्ट पे रहेगा और ये ऐसे घूमेगा बॉटल। सो ऐसा क्यों होता है? सेंटर ऑफ मास हेवी ऑब्जेक्ट के करीब है। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर ऑफ मास सन के नजदीक है, सेंटर के नजदीक। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा सभी केस में नहीं है, हमारी सोलर सिस्टम में ऐसा है। ठीक है, सुनो, आपने वो सप्तऋषि देखा है क्या? 7 तारे होते हैं जिसको हम बिग डिपर बोलते हैं या फिर ग्रेट बेयर बोलते हैं, ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन। उसमें 7 स्टार्स है, 7 स्टार्स। उसमें जो 6 नंबर का है वो बाइनरी स्टार है, मतलब उसमें 2 स्टार्स हैं पास पास में ऐसे, और वो दोनों स्टार्स का मास करीब करीब बराबर है, एक हेवी एक लाइट है, बट मास कंपेरेबल है, तो वो ऐसे घूमते हैं इस तरह से। ठीक है, सो इट्स अ बाइनरी सिस्टम। अगर उनका मोशन आप ऑब्जर्व करते हो टेलीस्कोप से, सो दे मूव लाइक दिस, ऐसा, इधर एक स्टार इधर एक स्टार, ऐसे घूमते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो और हमारी गैलेक्सी जो है उसका सेंटर बहुत हेवी है, ब्लैक होल है हमारे गैलेक्सी के सेंटर में, अभी रिसेंट पिक्चर निकला है। तो सेंटर हेवी है, तो हमारी जो सोलर सिस्टम है उस हेवी सेंटर के अबाउट घूमती है। ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका सेंटर ऑफ मास उस ब्लैक होल के आसपास है। दैट्स व्हाई हमारी गैलेक्सी ऐसे स्पाइरल घूमती है, स्पाइरल शेप होने का वो रीजन है ना। इंटरेस्टिंग बात है, तो एक कंसेप्ट है, इतनी जगह उसका एप्लीकेशन है, स्पेस से लेके हमारे डे टू डे लाइफ में। आपकी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का जो व्हील होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? आपने वो बच्चों के खिलौने देखे क्या जिसमें वो ऐसे कार उल्टी पुल्टी होती है? तो उसमें क्या करते हैं, जो व्हील है उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर कर देते हैं,
तो जिससे वो व्हीकल पलटना चालू हो जाता है ना। हमारे व्हीकल पलटने नहीं चाहिए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे उल्टा होकर कैसे चलेगा, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास बीच में दिया है, समझा। तो व्हीकल का सेंटर ऑफ मास लोएस्ट पॉइंट पे रखने का रीजन ये है। चलो जो लिखना है लिख लो।